बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसहबि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं आसिफ ट्यूशन सेंटर चैनल। लॉ गेट की सीरीज़ का हमने QSO का पहला लेक्चर रिकॉर्ड करवा दिया था। उसके अंदर 17 आर्टिकल हमने जो थे वो आपको बयान किए थे और लिस्ट भी बयान की थी कि कौन कौन से जो है रेलिवेंट जो नंबर है आपने वो याद रखना। तो पहला लेक्चर ज़रूर देख लेना। उसके अंदर उन आर्टिकल के नंबर बताए गए हैं कि जिसका ताल्लुक आपके लॉ गेट से, यानी लॉ गेट में उनका बाकायदा नंबर आपसे पूछ सकता है। तो उनकी पूरी लिस्ट दी है और उस लिस्ट में मैं एक नंबर देना भूल गया था, वो है आर्टिकल 19 आर्टिकल का नंबर भी आपने याद रखना रेस गेस्टे का। ठीक है, तो आज की वीडियो में कोशिश यही की जाएगी कि इंशाल्लाह पूरा का पूरा आपको QSO मुकम्मल करवा दिया जाए आर्टिकल 18 से 166 तक। अगर ना हो सका, वीडियो की लेंथ लंबी होगी तो फिर हम इसको 2 वीडियो के अंदर कर लेंगे, एक आज की वीडियो, एक आने वाली वीडियो। तो कल तबीयत कुछ ख़राब थी तो इसलिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं करवा सके, उसके लिए माजरत ख़्वाह हैं। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल हमारा 18 जो है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि आपको किस मामलात के अंदर सबूत देने होते हैं, कौन से फैक्ट हैं जिनमें सबूत देने होते हैं। तो 2 फैक्ट में आपको सबूत देने होते हैं। पहला है फैक्ट इन इशू और दूसरा है रेलिवेंट फैक्ट। सिर्फ इन 2 के अंदर आपको जो है ये आपको सबूत देने होते हैं। इसकी पूरी डिटेल पहले लेक्चर के अंदर रिकॉर्ड करवा दी गई है। ये क्या है, यहाँ पे सिर्फ इतना बताता हूँ। फैक्ट इन इशू का मतलब है जो असल वाक़या है, जैसे कत्ल होना फैक्ट इन इशू है। तो इस फैक्ट इन इशू यानी कत्ल होने के मुतालिक हमको सबूत देने होंगे और वो वाक़या जिनका ताल्लुक इस कत्ल से है कि कहाँ से हथियार ख़रीदा गया, कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा, कहाँ किस तरीके से कत्ल हुआ। तो उस वाक़े के जो रिलेटेड वाक़यात होते हैं, रेलिवेंट वाक़े होते हैं, तो उनका भी सबूत देना होता है। तो सबूत किसका देना होगा? एविडेंस सिर्फ 2 का देना होता है, एक फैक्ट इन इशू, एक रेलिवेंट फैक्ट। इसके अलावा हाँ, बाकी अदालत किसी मामले पे चाहे तो अदालत को अथॉरिटी है कि वो चाहे फैक्ट इन इशू ना हो, रेलिवेंट फैक्ट ना हो, मगर अदालत चाहे तो अदालत उसके मुतालिक भी सबूत मांग सकती है, अदालत की पावर है। अब हम देखते हैं कि रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, आर्टिकल 19 रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, कि वो वाले मामलात जिनका ताल्लुक एक ही वाक्य से हो, यानी इसका मतलब है कि रेस गेस्ट ये आपसे पूछता है, बड़ा अहम है। एक तो होता है कि आपका असल वाक्या कि आपने कत्ल किया, ये तो है फैक्ट इन इशू। इससे रिलेटेड जो बाकी वाक़यात मुंसलिक है कि आपने हथियार कहाँ से ख़रीदा था, किस वक्त ख़रीदा था, यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो इसके अंदर ये कहा गया कि ज़रूरी नहीं है कि जो बाकी फ़ैक्ट हैं, जो कत्ल से रिलेटेड बाकी फ़ैक्ट हैं, वो उसी वक्त से ताल्लुक़ रखते हो जिस टाइम कत्ल हुआ। ये वाक़यात पहले के भी हो सकते हैं। हो सकता है आपने हथियार 1 साल पहले ख़रीद के रखा हो, 1 साल पहले से आप मारने की प्लानिंग कर रहे हो, आपने किसी और शहर से हथियार खरीदा हो, बंदा किसी और शहर में जाके मारा और फिर उसकी लाश किसी और शहर में जाके फेंकी। तो यानी इसका मतलब ये है कि असल फैक्ट से रिलेटेड इर्द गिर्द के जो बिखरे हुए मामलात होते हैं, जिसने उस फैक्ट को सर अंजाम दिया होता है, जिसने उस असल जुर्म को सर अंजाम दिया होता है, उससे रिलेटेड मुंसलिक वाक़यात, वो चाहे एक वक्त से, एक जगह से, एक हालात से ताल्लुक़ ना भी रखें, वो भी रेलिवेंट होते हैं, उनका भी असल मामले से ताल्लुक़ होता है। अब है 20वें के अंदर ये बताता है कि फैक्ट विच आर द ओकेजन काजेस आर इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू, के असल वाक़े के साथ जो असरात रूनुमा होते हैं, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होते हैं, सर्कमस्टेंशियल जो हालात होते हैं, उसके मुतालिक। इसको मिसाल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर आप अपने घर में इंटर होते हैं और आपके घर की रूटीन ये है कि रात 9 बजे के बाद आपके घर का अंदर से दरवाज़ा बंद होना चाहिए। आप जैसे इंटर होते दरवाज़ा खुला है, तो ये खुला हुआ दरवाज़ा क्या साइन कर रहा है कि कोई रफड़ है अंदर। जैसे आप अंदर गए तो अपने सामान को जो बिखरा हुआ देखा है, तो इस सामान का बिखरा हुआ आपको क्या बता रहा है कि नहीं, कोई स्ट्रगल हुई है। आगे जाते हैं कि खून पड़ा हुआ है, तो ये क्या बताता है, कोई जिस्मानी मामले से ताल्लुक़ कोई हुआ है। तो यानी सर्कमस्टेंशियल जो होते हैं हालात, कि आपको जो हालात जो बिखरे हुए इर्द गिर्द नज़र आते हैं, ये इफ़ेक्ट होते हैं फैक्ट इन इशू का। ये फैक्ट इन इशू का असल मामला अंदर, फॉर एग्जांपल अगर किसी का कत्ल हुआ है, तो वो कत्ल तो फैक्ट इन इशू है। जो इर्द गिर्द के जो हालात हैं कि कब सामान कमरे में बिखरा होना, स्ट्रगल को शो करता है कि स्ट्रगल हुई थी यहाँ पर। फिर उस तरीके से दरवाज़ा खुला हुआ होना शो ये करता है कि नहीं, जो मुजरिम था वो बाहर निकल चुका है, क्योंकि वो बाहर निकला है तभी तो दरवाज़ा खुला है, वरना अंदर से कोई दरवाज़ा बंद कर सकता था। तो ये सारे वाक़े क्या है, ये सर्कमस्टेंशियल जो है ये मामलात होते हैं। तो इसके अंदर ये कहा गया, तो ये सर्कमस्टेंशियल जो मामलात है ये भी रेलिवेंट हैं। 21 के अंदर ये बताता है कि मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस आर सब्सिक्वेंट कंडक्ट। ठीक है, इसमें यह कहा गया
कि वो कौन से वाक़यात होते हैं कि जो असल मामले को मोटिवेट करते हैं, असल मामले के लिए कोशिश बनते हैं। मसलन इसको मिसाल से समझते हैं कि ए ने बी को कत्ल किया और सी ने कत्ल होता देख लिया। अब सी ने क्या किया, ए को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि तुम मुझे पैसे हर महीने दिया करो, तब मैं तुम्हें क्या नाम है ये बात राज नहीं बताऊंगा, वरना मैं बता दूंगा तुमने कत्ल किया। अब ए कुछ साल तक तो पैसे सी को देता रहा, फिर बाद में उसने क्या किया, सी का भी कत्ल कर दिया। अब ये जो वाक्य कि ये क्यों सी का कत्ल किया, वजह क्या बनी, यानी सिंपल वर्डिंग में 21वें का जो वजूहात होती हैं एक मामला करने की, एक फैक्ट करने की, एक जुर्म करने की जो वजूहात होती हैं, वो सारी वजूहात भी रेलिवेंट है कि हाँ ये वाक्य कहाँ से चला था। कत्ल पहले किसी और का हुआ था, सी ने देखा था, सी की ब्लैकमेलिंग करना, फिर उसका भी कत्ल हो जाना, इसके मुताल्लिक है। आगे है हमारे पास 22वें के अंदर ये कहा गया कि फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलिवेंट फैक्ट, वो मामलात के जो रेलिवेंट फैक्ट को मजबूती देते हों वो कौन से हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसको आपसे पूछ सकता है 22 को आइडेंटिफिकेशन परेड के तौर पर। आइडेंटिफिकेशन परेड क्या होती है, इसमें यह होता है कि एक बंदे को किसी ने मारते हुए जुर्म करते देखा। मिसाल के तौर पर मैंने किसी आदमी को जुर्म करते हुए देखा, मारते हुए देखा, मगर मैंने उसको पहले ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। तो अब मेरी आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वो करवाई जाएगी मेरे सामने। मसलन मुझे कहा जाएगा वो बंदा किस होलिये का था, मैंने कहा उसकी दाढ़ी थी, उसने सर पे पगड़ी बांध रखी थी, कंधे के ऊपर एक रुमाल था, इतने कद का था। अब पुलिस क्या करेगी, इसी तरह के मिलते जुलते बंदों को इसी लिबास में, कम से कम वो 10 होंगे, उनको मेरे नज़रों के सामने लेके आएगी, मगर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी के अंदर। ठीक है, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लेके आएगी। अब मुझसे कहेगी अब बताओ इनमें से वो कौन सा है, क्योंकि तुम तो उसको पहले से नहीं जानते। अगर मैं पहले से जानता हूँ फिर आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं हो सकती। आपसे लागाटे पूछ सकता है अगर आप जानते हैं तो आइडेंटिफिकेशन परेड हो सकती है, नहीं। तो आइडेंटिफिकेशन परेड अगर मैं नहीं जानता तब हो सकती है। अब वो कम से कम जो 10 डम्मीज आई हैं, 10 जो नकली बंदे आए हैं मेरे सामने, उनमें से अगर मैं कहूँगा ये वाला बंदा है, फॉर एग्जांपल मैंने उसमें से 8वें नंबर बंदे को कहा कि ये वाला बंदा जो ये मैंने देखा था, और पुलिस ने कहा भाई ये तो 5 साल से कैद के अंदर है हमारी, तो यानी किस्म की मेरी बात झूठी पड़ गई ना। तो इस बात को पुख्ता करने के लिए कि वाकई इसने इस बंदे को देखा है या नहीं देखा, ठीक है, तो इसलिए आइडेंटिफिकेशन परेड करवाई जाती है, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में करवाई जाती है। मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो तब ये है। अब आपसे पूछ सकता है कि आइडेंटिफिकेशन परेड क्या स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, नहीं, एक वीक एविडेंस होता है। फिर ये करवाई क्यों जाती है, इसलिए करवाई जाती है ताकि हाँ जो शक व शुबात रह जाने थे वो कम से कम पूरे हो सके और केस को जो है वो एक किस्म की बैक पुश मिल सके। आपसे अगला है 23वां, थिंग्स सेड आर डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिज़ाइन। कोई कॉमन डिज़ाइन करके, कोई ख़ास प्लान करके आपस में एक दूसरे के साथ जो है ताउन करके कोई जुर्म किया गया हो तो। मसलन मैंने भावलपुर में बैठकर एक बंदे की सुपारी दी, किसको, इंग्लैंड के अंदर, और मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरी मदद की मुल्तान से मेरे दोस्त ने, उसने पैसे वहाँ पे इंग्लैंड तक भेजे। वो पैसे इंग्लैंड तक पहुँचाए किस बंदे ने, फॉर एग्जांपल वो बंदा जो इंग्लैंड जा रहा था उसके हाथ में पैसे दिए। अब ये 4-5 जो बंदे हमने जो आपस के अंदर एक पूरा डिज़ाइन करके, कॉन्स्पिरेसी करके, साजिश कर कर जो हमने एक जो जुर्म किया, एक मामला किया, ये उसके मुताल्लिक है कि वो जो सारी साजिश है वो भी रेलिवेंट है। उसमें सिर्फ मारने वाला, सुपारी देने वाला, जिसने कत्ल किया सिर्फ वही इन्वॉल्व नहीं है, जिसने सुपारी दी थी, जिसने मारा था, जिसको आम सिंपल उन्हें सुपारी ही कहते हैं, तो मैंने लफ्ज़ भी फिर वही यूज़ किया कि मैंने उसको मारने के लिए जो है उसको ऑर्डर दिया, तो मेरा ऑर्डर देना, उसका पैसे पहुंचाना, पैसे फिर उसका वहाँ ट्रांसफ़र करना, उसको कत्ल कर देना, ये सब की जो आपस में मिली भगत साजिश, जो कॉमन डिज़ाइन है ना, ये सारा का सारा रेलिवेंट होता है। यानी रेलिवेंट का मतलब क्या, हम ये पढ़ रहे हैं कि ये सबका सब जो है ये अहम होता है। रेलिवेंट का मतलब सबका सब अहम है, हम इसको गैर अहम नहीं कर सकते। हम जो तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं सारा रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट है कि ये जो बाकी जो मामलात होते हैं ये सारे के सारे ये भी अहम है। ये नहीं कि सिर्फ कत्ल होना ही अहम है, असल वाक़ फैक्ट इन इशू ही अहम है, बल्कि उससे मुंसलिक जो वाक़यात हैं वो भी अहम होते हैं। 25वां हमने पढ़ा इन सूट फॉर, 24वां हमने नहीं देखा, हाँ 24वां है व्हेन फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट। बड़ा अहम है
इसके अंदर ये कि कुछ वाक़यात इस किस्म के जो वैसे तो अहम नहीं है मगर वो किसी वजह से रेलिवेंट हो जाते हैं। कुछ वाक़यात अहम नहीं है, रेलिवेंट नहीं है, मुतलका नहीं है, मगर वो किसी दूसरी वजह से मुतलका हो जाते हैं। हम इसको इसमें मिसाल में देखते हैं, इसको प्ली ऑफ एलिबी कहते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर मुझ पे इल्ज़ाम के मैंने एक बंदे को भावलपुर के अंदर 1 जनवरी 2001 को शाम 5 बजे मारा। जब मुझ पे इल्ज़ाम लगा, मैं अदालत में खड़ा हूँ, मुझे कहा कि आपने 1 जनवरी 2001 को इस बंदे को यहाँ पे मारा भावलपुर के अंदर शाम को। तो मैंने कहा सर इस टाइम मैं किस तरह मार सकता हूँ, इस टाइम तो मैं कराची था। अब ये मामला कि मेरा कराची होना इस मामले से ताल्लुक़ नहीं रखता। यानी वो बात कर रहे हैं भावलपुर की कत्ल की, मैं बातें कर रहा हूँ कराची के होने की। तो देखो कराची का ताल्लुक़ इससे नहीं है, मगर ताल्लुक़ बन गया। क्यों कि ये उस पूरे वाक़े को झंझोड़ रहे हैं कि हाँ अगर ये बंदा उस वक्त वहाँ पर था। मैं कहता हूँ कि सर मेरी वहाँ पे हाज़िरी लगी है, मैं फ़लाँ डिपार्टमेंट में गया था, मेरी वहाँ पे रिकॉर्डिंग हुई है, हम एक फंक्शन में थे, उस पूरी की पूरी एक सेरेमनी चली थी, उसके बाद आप जाकर देखें, बंदों से पता करें। तो अब ये वाक़े ने उस वाक़े को इनकंसिस्टेंट कर दिया ना, उसको मुतनाज़ा कर दिया ना, तो हाँ फिर वो वाक़या मेरा कराची में होना वो भी इससे रेलिवेंट बन जाता है। तो इसके अंदर क्या कहा गया कि वो वाक़या जो कि आपके असल वाक़े को इनकंसिस्टेंट कर दे, उसको मुतज़ाद कर दे, या ऐसा अदालत के जहन में शक पैदा कर दे कि अदालत के नहीं ये कोई ना कोई मामला कुछ और है, प्रोबेबिलिटी उसके अंदर वो ले आए कि हाँ कोई ऐसा मामला है, कोई मुमकिनात हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्ली ऑफ एलिबी। ये 24(2) के अंदर प्ली ऑफ एलिबी है। ठीक है, तो ये आपने बड़ा अहम है, इसको जहन में याद रखना। आगे 25, इन सूट फॉर डैमेजेस फैक्ट टेंडिंग टू इनेबल कोर्ट टू डिटरमिन अमाउंट आर रेलिवेंट। वो वाक़यात जिससे कोर्ट किसी बंदे पे अगर कोई जुर्माना आयद करती है, कोई डैमेजेस का मामला है, कुछ पैसों का मामला है, ठीक है, यानी डैमेजेस, उसने किसी का नुकसान किया, डैमेज किया, तो उससे डैमेजेस ली गई। ये बाकी LLB में जाके पढ़ेंगे डैमेज और डैमेजेस में क्या फ़र्क है। यहाँ पे सिर्फ इतना कह दे किसी से को पैसों का मामला है तो अदालत उस पैसे के मामले को तय करने के लिए इर्द गिर्द के तमाम वाक़यात को देखेगी। ठीक है, कि वो देखेगी वो तमाम वाक़े जो कोर्ट को उस नतीजे तक पहुँचा सकें कि हाँ वो कितना इस पर जुर्माना आयद करे, क्या इसने वाकई किया था, किन हालात में किया था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ। वो सारे हालात जो हैं जो कोर्ट को इस काबिल बना दे कि इस पर कितनी डैमेजेस, कितना जुर्माना आयद किया जाए, कितना डैमेजेस आयद किया जाए, तो उसके मुतालिक जो वो सारे के सारे वाक़यात रेलिवेंट होते हैं। आगे फैक्ट रेलिवेंट व्हेन राइट और कस्टम इन द क्वेश्चन। 26 आर्टिकल कहता है कि वो वाले रस्म रिवाज, वो वाले मामलात जो कोई हकूक़ पैदा करते हों या हकूक़ को गज़ब करते हो, या कोई किसी तरह का उस रस्म रिवाज से, उस मामलात से, लोगों की उस जो है उर्फ़ आम से अगर किसी के हकूक़ पैदा हों, कलेम के अंदर हम तरमीम कर सकते हों, कुछ यानी कुछ ना कुछ हम चेंजेस लेकर आ सकते हों, तो वो वाले भी सारे के सारे रेलिवेंट होते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर मैंने ये कहा कि ये जो मछली पकड़ने का जो फार्म है, जिसके जो हमारे पास ये एरिया मछली पकड़ने का, ये हमारे बाप दादाओं से चला आ रहा है। दूसरा बंदा कहता नहीं ये तो हमारे बाप दादाओं से चला रही, इस पर तो हमारा वो उधर वो क्लेम कर रहा उधर मैं क्लेम कर रहा हूँ। अगर मेरे पास से कोई ऐसी दस्तावेज़ निकल आती है कि जो मेरे परदादा उससे भी पहले यानी 100-200 साल पहले अगर किसी कोई ऐसा कोई कागजात निकल आता है जिसके अंदर ये हो कि हाँ ये हमें अलाट किया गया था, तो देखो अभी रेलिवेंट हो गया ना कि हाँ वो रस्म व रिवाज के वो किस तरह अलाट हुआ था, वो सारा का सारा जिसने एक राइट पैदा कर दिया, एक मेरा हक पैदा कर दिया, तो वो रेलिवेंट है। आगे है 27वां, फैक्ट शोविंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, इसके अंदर ये कहा गया स्टेट ऑफ बॉडी, स्टेट ऑफ माइंड, बॉडीली फीलिंग। इसमें ये कहा गया कि वो वाले मामलात जो आपकी बॉडी की फीलिंग को, आपकी बॉडी को, आपकी ज़हनी कैफियत को, आपकी यादाश्त को उससे रिलेटेड हो। मिसाल के तौर के ऊपर इसमें यह कहा गया मेरे पास एक कुत्ता है, ठीक है, वो कुत्ते ने एक बंदे को काट लिया, बंदे ए को काट लिया। अब वो बंदे वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुआ, उसने अदालत में जाके मुझ पर केस किया कि देखो इस बंदे को हमने पहले भी कहा था कि क्या नाम है आपका कुत्ता काटता, मगर इसने इसका कोई बंदोबस्त नहीं किया, ये माशरे के लिए नुकसानदेह बन गया। अब मैंने अदालत में जाके कहा कि सर मुझे तो पहले किसी ने नहीं बताया, और वो जिसको काटा है वो 3 बंदे और ले आया। उसने कहा देखो ये सबको इसने पहले काटा हुआ और सब ने इससे शिकायत की हुई है कि तुम्हारा कुत्ता काटता, मगर इसने किसी का कोई इसका कुत्ते का बंदोबस्त नहीं किया। तो देखो अब मुझे नॉलेज था ना,
अब मुझे नॉलेज था, उसके बावजूद मैंने क्या नाम है इस तरह नहीं किया, उसका बंदोबस्त नहीं किया, तो ये मेरा नॉलेज होना मुझे मुजरिम बना देता है। इसी तरीके से एक बंदे पे चोरी का इल्ज़ाम लगा कि हाँ इसके पास जो है ये चोरी का माल बरामद हुआ, इसके पास चोरी का माल है। जैसे पुलिस ने रेड डाला, छापा डाला और जहाँ पे देखा तो उसके पास बहुत से दूसरे बंदों के माल भी निकल आए। तो दूसरे बंदों का माल निकल आना साबित करता है ना कि हाँ ये या तो चोर है या चोरी के माल लेता। तो यानी स्टेट ऑफ माइंड को, स्टेट ऑफ बॉडी को, फीलिंग को, ये इसके मुताल्लिक है। आगे है हमारे पास 28वां, फैक्ट बेरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। इसमें यह बताया गया कि क्या जो वाकया हुआ वो हादसाती था या सोची समझी प्लानिंग थी। वाकया हादसाती था या सोची समझी प्लानिंग थी, ये वाकया भी रेलिवेंट है, ये इसके मुतालिक बताता है। मिसाल के तौर पर कि मैंने क्या किया, मेरे घर को आग लग गई और मैंने उसकी इंश्योरेंस करवाई हुई थी भावलपुर में, और जैसे ही भावलपुर के अंदर उसको आग लगती है, मैं इंश्योरेंस कंपनी पे वहाँ पे गया क्लेम करने के लिए। वहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ था, उसने मुझे पहचान लिया। उसने इंश्योरेंस, मेरे जाने के बाद इंश्योरेंस कंपनी से कहा, भाई इसका सिर्फ एक मकान नहीं जला, ये हर शहर में मकान लेता है, वहाँ पे उसकी इंश्योरेंस करवाता है, उसको जला देता है और इंश्योरेंस कंपनी से पैसे हथियाता है। तुम ये पीछे रिकॉर्ड जाके देखो। तो अब जो पीछे रिकॉर्ड चेक किया, वाकई मैंने इस तरह किया था, मुख्तलिफ शहरों में 5 मकान जला बैठा था। तो अब ये सारे के सारे रेलिवेंट है ना, कि देखो इस वाक्य से तो उसका ताल्लुक नहीं उन वाक्यात का, मगर ये रेलिवेंट बन गए कि इस वाक्य को ये स्ट्रॉन्ग दे रहे, उस वाक्य को एक मजबूती दे रहे, एक बैक पुश दे रहे कि नहीं, मेरी ये जो मैंने जुर्म किया ये एक्सीडेंटल नहीं है, हादसाती नहीं हुआ, ये मेरा घर हादसाती तौर पर नहीं जला बल्कि इंटेंशनली जला, मैंने जानबूझ के जलाया। तो ये सारे के सारे वो वाक्य जो पीछे से चलते आ रहे वो रेलिवेंट हो जाते हैं। अब है 29वां, एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलिवेंट। जब हमारी डेली की रूटीन जब एक चलती है वो कब रेलिवेंट हो जाती है। हमारी डेली की रूटीन भी कई मरतबा हमारे काम आ जाती, रेलिवेंट हो जाती। मिसाल के तौर के ऊपर, मैंने एक बंदे ने मुझे कहा कि सर मेरा ये एडमिशन आप भेज दें, ठीक है। मैंने उसका एडमिशन फॉर्म लेकर उस पर स्टैंप लगाकर और उसको सामने जाकर, एक टोकरी थी, एक बास्केट थी, उसके अंदर मैंने रख दिया अपने ऑफिस में। वहाँ से मेरा जो क्लर्क है वो उसको उठाता है, उठाने के बाद जाके उनको आगे भेज आता है, उनको आगे जमा करवाता है, उनके पैसे वगैरह बैंक वगैरह में जमा कराता है। जिस बंदे ने मुझे दिया था उसका मैंने वहीं पे रख दिया, मगर क्या नाम है उसका वो दाखला गुम हो गया, उसमें कीमती फॉर्म थे। अब उसने मुझ पे चैलेंज किया कि आपने इस तरह क्यों किया है, मेरा आपने गुम कर दिया। तो मैंने कहा भाई मेरा इसमें कसूर नहीं, मेरी डेली की रूटीन ये है, हमारा ये एक पूरा एक कोर्स ऑफ बिजनेस है कि हम इस तरह ही करते हैं। और जब ये प्रूफ हो गया कि हाँ इस तरह ही किया जाता है कि सबका जो कोई डॉक्यूमेंट होते हैं वो उस टोकरी में ही रखे जाते हैं, मैंने रखे भी और साबित भी हो जाता है, तो देखो अब ये मेरा उस टोकरी में वो रखना, मेरा कोर्स ऑफ बिजनेस, मेरी डेली की रूटीन मुझे काम आ गई ना, कि उसने मुझे बचा लिया। उसने कहा नहीं आपने जुर्म नहीं किया, क्यों कि आपका काम ही वहीं पे। वहाँ से गैब क्या होता है वो मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी थी वहाँ तक रखने की। अब आगे किसकी जिम्मेदारी बनती है वो उनसे पूछो। तो ये हमारी डेली की रूटीन भी हमारे काम आती है। 30वां अब बड़ा शुरू हो रहा, बड़ा अहम, एडमिशन। ये 30 से लेकर 36 तक चलेगा और इसमें 45 भी शामिल है। 30 से 36 तक चलेगा और 45 भी शामिल है। अच्छा, तो हम देख रहे हैं एडमिशन। एडमिशन आर्टिकल 30 के अंदर कहता है कि एडमिशन किसको कहते हैं। एडमिशन कहते हैं किसी बात को मान लेना, तस्लीम कर लेना, वो बात चाहे ओरल हो, ज़बानी हो या रिटन हो, ये मान लेना, तस्लीम कर लेना एडमिशन कहलाता है। अब थोड़ी सी इस पर क्लियर कर लें। एडमिशन जो है वो सिविल केस में होता है और कन्फेशन जो है वो क्रिमिनल केस में होता है। क्रिमिनल केस के अंदर कोई शख्स अपना जुर्म को मान ले तो वो कन्फेशन कहलाएगा, और एडमिशन सिविल केस के अंदर, सिविल केस में कोई बात मान ले तो। अब ये एक दूसरा नुक्ता ये बड़ा अहम है, वो आपसे पूछ सकता है कि क्या तमाम एडमिशन जो होते हैं वो कन्फेशन होते हैं, कि ऑल एडमिशंस आर कन्फेशन। आप कहेंगे नहीं, तमाम एडमिशन कन्फेशन नहीं होते, मगर इसका उल्ट है कि तमाम कन्फेशन एडमिशन होते हैं। ठीक है, ये डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, सिर्फ क्योंकि वीडियो में आपको बहुत कुछ इसके अंदर जो है बहुत लंबे आर्टिकल हैं, तो इसलिए मैं इसका सिर्फ इतना बता रहा हूँ। इसकी तफसील LLB में जाके कि क्यों तमाम के तमाम कन्फेशन एडमिशन होते हैं वो डिटेल वहाँ पे, सिर्फ लॉ गेट में इतना याद रखना है
कि हाँ तमाम एडमिशन कन्फेशन नहीं होते मगर तमाम कन्फेशन एडमिशन होते हैं। तो एडमिशन किसको कहेंगे? किसी बात को मान लेना, चाहे वो ओरल हो, डॉक्यूमेंट्री, उसको तस्लीम कर लेना हमारा एडमिशन है। अब 31 में ये कहा गया कि कौन कौन बात को मान ले तो एडमिशन है। क्या सिर्फ आप मानेंगे तो एडमिशन है या कोई और भी मानेगा तो एडमिशन है? तो यहाँ पे कुछ केसेस दिए 31 में। वो क्या कहा कि या तो आप खुद मान ले, पार्टी खुद मान ले कोई बात को तो वो एडमिशन है, या पार्टी का एजेंट मान ले, जो उनका एजेंट था वो भी किसी बात को मान ले, वो भी एडमिशन कहलाएगा। वो भी बात माननी चाहिए कि इन्होंने तस्लीम कर ली है। ठीक है, मिसाल के तौर के ऊपर मैंने किसी को चेक लिख के दिया, मैं पहले कह रहा हूँ कि ये चेक मेरे हाथ का नहीं कटा हुआ, ये तो मैंने इस पर साइन ही नहीं किया फलां, बाद में मैं मान जाता हूँ कि हाँ ठीक है ये मेरे हाथ का कटा, ये मेरा जो क्लर्क है, ये मेरा जो असिस्टेंट है वो मान लेता है कि नहीं जी सर गलत कह रहे हैं, ये इन अपने हाथ से मैंने खुद देखा था इन्होंने काटा ये चेक इन्होंने जो है वो आगे उसको जारी किया। तो कहने का मकसद ये कि हाँ तस्लीम कर लेना एडमिशन होता है। तो ये तो पार्टी खुद, ये तो मैं खुद तस्लीम कर लूँ या मेरा कोई एजेंट तस्लीम कर ले तो एडमिशन होगा। फिर रिप्रेजेंटेटिव, अगर कोई शख्स बाकायदा रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से अगर आगे पेश किया गया, बतौर नुमाइंदा पेश किया गया, वो भी मान लेता है तो वो भी क्या चीज़ है, वो एडमिशन ही कहलाएगा। मिसाल के तौर के ऊपर हमने दो पार्टियां हैं, दो मोहल्ले वाले हैं, उन दो मोहल्ले वालों की आपस में झगड़ा हो गया। वो मोहल्ले वाला कहता है कि इस मोहल्ले का कसूर है, ये मोहल्ला कहता है उस मोहल्ले का कसूर है। एक नुमाइंदा यहाँ से भेजा गया, एक नुमाइंदा वहाँ से, ये रिप्रेजेंटेटिव जो नुमाइंदे के, इन्होंने जिस टाइम जाके फैसला किया तो हमारे मोहल्ले वाला मान गया कि कसूर हमारा था। तो उस एक का मान लेना, रिप्रेजेंटेटिव का मान लेना, हमारा सब का मान लेना कहलाएगा कि नहीं, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से आया था, हमारा नुमाइंदा बनकर आया था। हमने कहा था ठीक है जी ये जो कह देंगे हमें तस्लीम होगा। तो जब उसने कह दिया कि हाँ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में कि इन्होंने किया था, वो एडमिशन कहलाएगा। आगे है इंटरेस्टेड पर्सन, या वो शख्स मान ले जो हमारा किसी मामले में पिकिनरी इंटरेस्ट रखता हो या प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट रखता हो। यानी मेरा कोई पार्टनर है, ठीक है, हमारा कोई फर्म है उसका पार्टनर है, वो पार्टनर, हम तीन पार्टनर में से कोई एक पार्टनर अगर कोई बात मान लेता है, और कौन सी बात चल रही है जिसका ताल्लुक हम तीनों के मफाद से हो। ठीक है, पार्टनर जो आपस में, जिनका आपस में मफाद हो, उनमें से कोई एक पार्टनर भी कोई बात मान ले तो बाकी सबकी तरफ से एडमिशन ही माना जाएगा। आगे कहता है कि हाँ वो वाला बंदा जिससे पार्टी कोई अपना मफाद चाहती हो, ठीक है, वो बंदा भी जिससे पार्टी का कोई मफाद मुंसलिक है, वो बंदा भी अगर मान ले, जिसका बेशक कोई उसके अंदर डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं है मगर क्या नाम है उसका कोई मफाद पार्टी का उस शख्स के साथ रिलेटेड है, वो अगर मान लेगा तो उसका भी एडमिशन कहलाएगा। तो शख्स खुद मान ले एडमिशन, उसका एजेंट मान ले एडमिशन, या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव, उसका नुमाइंदा जो गया था मोहल्ले की तरफ से, वो मान ले, एडमिशन कहलाएगा। वो शख्स जो कि माली मफाद रखता हो वो मान ले, पार्टनर मान ले माली मफाद के तौर पर, वो एडमिशन, या वो जिससे पार्टी का कोई मफाद मुंसलिक हो वो बंदा भी मान ले तो वो भी एडमिशन कहलाता है। अब आपके यहाँ पे है कि एडमिशन बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट, उस शख्स का मानना भी एडमिशन कहलाएगा कि जो पार्टी का, जिसके साथ मफाद जो है उसके अगेंस्ट जा सकता है। ठीक है, कि जिसकी पोजीशन पार्टी के अगेंस्ट जा सकती है। इसको इस मिसाल से समझें, मुझे राणा साहब ने कहा कि मैंने इस बंदे से, फरीद साहब से पैसे लेने हैं 1 लाख रुपया, तो आप जो है इससे पैसे लेके रख लेना, मुझे दे देना। राणा साहब चले गए, मैं फरीद के पास गया पैसे मांगने के लिए, तो उसने कहा अच्छा 1-2 दिन के बाद आ जाना। मैंने जाके उसको कहा, मैंने कहा राणा साहब आपने तो क्या नाम है मुझे गलत बात की है, फरीद ने तो आपके पैसे नहीं देने, बल्कि उल्टा वो तो ये कहता कि राणा साहब ने मेरे पैसे देने। ठीक है, तो राणा साहब ने जब मुझ पर केस फाइल किया कि क्या नाम है इसने, मैंने इसकी ड्यूटी लगाई थी, मेरा इतना बड़ा नुकसान करवा दिया, पैसे मौके टाइम पे ना मिलने से मेरा इतना बड़ा नुकसान हो चुका है, अब क्या होगा कि वो बंदा जिसके पास मैं गया था, ठीक है, उसकी पोजीशन दोनों के खिलाफ है। यानी वो अगर मेरे खिलाफ बयान दे दिया तो मैं फंस गया, राणा साहब के खिलाफ दे दिया तो राणा साहब का पैसा गया, तो यानी हम दोनों के मफाद के खिलाफ जा सकता है वो ऐसा बंदा। उसने ये कह दिया कि आसिफ जो है झूठ बोल रहा है, मैंने तो ऐसी बात नहीं की, मैंने राणा साहब के पैसे देने, तो उसका बयान कि जो हम दोनों के किसी एक के खिलाफ जा सकता था वो, ठीक है, तो वो मेरे खिलाफ चला गया, तो उसका बयान भी एडमिशन होता है, कि उसका मान लेना भी एडमिशन है। आगे है 33 माह के एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड टू बाय पार्टी टू सूट, वो शख्स के जिसको पार्टी जो है किसी बंदे की तरफ कोई मामला रेफर करे, भेजे, उसका मान लेना भी एडमिशन होता है। मसलन
मैंने अपना मोबाइल जो है ये कहा कि ये मेरा मोबाइल बगैर खुला हुआ है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, ये मेरे पास ही रहा है, और ये मोबाइल जो है मैंने सुबह एक बंदे को दिखाया था, उसने भी ये कहा है कि ये मोबाइल नहीं खुला हुआ, और ये कोई लेना चाहता है। मेरा एक दोस्त कहता है मैंने लेना है, जिस टाइम वो लेके चला जाता है वो रात को वापसी आता है, कहता जी ये तो खुला हुआ मोबाइल। मैं उसको कहता हूँ अच्छा इस तरह करते दोनों चलते हैं सुबह एक बंदे के पास, अगर वो कह देता है कि ये खुला हुआ, क्योंकि मैंने उसको सुबह दिखाया था, उसने कहा ये खुला हुआ नहीं है, अगर वो कह लेता है तो मैं फिर गलत हूँ। जब हम उसके पास जाते हैं वो ये कहता है नहीं ये खुला हुआ नहीं है, तो जिसकी तरफ हमने रेफर कर दिया उस बंदे को भेजा कि तुम उसके पास जाके पता कर लो, अगर वो कह देता है तो भाई मैं वापसी ले लेता हूँ। उसने जाए कह दिया कि नहीं मैंने आसिफ को कहा था कि ये मोबाइल खुला हुआ नहीं है, तो उसका रेफर कर देना वाला भी जो है वो भी उसका मान लेना भी एडमिशन होता है। आगे है प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम एंड बाय आर ऑन देयर बिहाफ एडमिशन। ठीक है, कि अगर कोई शख्स जो कि असलतन या वकालतन ऐसे बयान दे जो देने वाला मर जाता तो 46(2) के तहत काबिल कबूल होता। यानी इसमें यह कहा गया कि अगर ऐसा बयान कोई शख्स दे कि जो अभी मौजूद नहीं है, मगर उसका जो वो बयान है वो काम आ जाता कि अगर वो मर चुका होता। इसको मिसाल से समझें, एक जहाज़ का कप्तान है, वो हमेशा जब भी जिस रूट पे चलता है वो क्या करता है कि डायरी में लिख लेता है कि मैं किस रूट पे जा रहा हूँ। वो रूट ए पे जा रहा हूँ, उसने डायरी में लिख दिया कि मैं रूट ए की तरफ जा रहा हूँ, और आगे थोड़ा सा आगे चलता चट्टान आती है, उसका जहाज़ जो है वो समुद्री जो जहाज़ है वो उसको जाकर लगता है, उसको नुकसान पहुँचता है। जहाज़ कंपनी उस पर केस करती है कि ये रूट ए पे नहीं बल्कि इसके करीब करीब जो कुछ फासले पर रूट बी था ये वहाँ पर था, इसको इसलिए नुकसान हुआ। तो वो कहता भाई इस तरह करो, मेरा वो बयान देख लो कि मेरी रोज़ाना की डेली जो है रूटीन है डायरी की कि मैं उसमें लिखता हूँ। मैंने देखो ये डायरी लिखी हुई, इसके अंदर मैंने रूट ए लिखा, तो देखो उसकी डेली की जो रूटीन कि जो उसने डायरी लिखी वो काम आ गई। ठीक है, मगर यहाँ पे ये कि वो काम क्यों आई, वो इसलिए काम आई कि अगर वो शख्स मर जाता उस हादसे में, ठीक है, तो वो जो डायरी थी वो उसके लिए बतौर सबूत बन सकती थी। तो ऐसे बयानात किसी चीज़ का ऐसा मान लेना कि अगर वो वाक़या जो उसने लिखा है या कहा है वो तब इस्तेमाल हो सकता हो कि जब वो शख्स फोत हो जाता। तो यानी सिंपल वर्डिंग में किसी शख्स का वो बयान कि जो उसके मरने के बाद भी काम आ सकता हो, इसमें उसको कहा गया कि वो बयान भी एडमिशन होता है। तो वो यदि वो वाला जो लिखा वो एडमिशन कहलाया। आगे हमारे पास 35वां, वो कहता है कि कब जो है कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट जो है एडमिशन व्हेन ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रेलिवेंट। याद रखना कागजात की लिखी हुई कोई भी बात कागजात के ही ज़रिए प्रूफ की जाएगी। डॉक्यूमेंट्री कोई चीज़ लिखी होगी वो डॉक्यूमेंट के ही ज़रिए झुटलाई जा सकती है या डॉक्यूमेंट के ही ज़रिए उसको साबित किया जा सकता है। मगर हम यहाँ पे इसका उल्ट पढ़ रहे हैं कि कब ऐसा हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्री बात को हम ज़ुबानी बात से भी प्रूफ कर सकते हैं। हम कब कर सकते हैं, कब इसको एडमिशन बन जाता है, वो तब बनता है कि जब हम मिसाल के तौर के ऊपर इसके अंदर ये कहा गया कि जब एक बात ये साबित एक शख्स कर दे कि हाँ मैं सेकेंडरी एविडेंस दे सकता हूँ, यानी कागजात की बात कागजात से प्रूफ होती है, मगर इसका उल्ट के ज़ुबानी भी प्रूफ की जा सकती है। हाँ, ज़ुबानी भी एडमिशन बन जाता है। कब, जब वो बंदा ये साबित कर दे कि हाँ मैं प्राइमरी एविडेंस की जगह पे सेकेंडरी एविडेंस देने का अहल हूँ। जब एक बंदा ये कह दे मैं प्राइमरी एविडेंस की जगह पे सेकेंडरी एविडेंस देने का अहल हूँ, जब वो ये साबित कर देगा तो उसका जो डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट ने साबित करना था उसकी जगह पे उसका ओरल भी काम आ जाएगा, ओरल भी एडमिशन बन जाता है। ठीक, आगे है 36वां, एडमिशन इन सिविल केस व्हेन रेलिवेंट। सिविल केस के अंदर एडमिशन कब रेलिवेंट होते हैं? वो कहता है सिविल केस के अंदर एडमिशन रेलिवेंट नहीं होते। कब? जब या तो वाज़िया तौर पर यह कह दिया गया हो कि हमने इसका सबूत नहीं देना, इसका एविडेंस पेश नहीं करना। ठीक है, या तो ये कह दो, या फिर पार्टियों ने आपस के अंदर फैसला कर लिया हो कि हाँ हम उसकी शहादत नहीं देते। तो दो मामलात कि या तो एक्सप्रेसली कह दिया गया कि हम इसका एविडेंस नहीं देना, या पार्टी आपस के अंदर म्यूचुअली एग्रीमेंट हो जाए कि हमने इस मामले का सबूत नहीं देना, एविडेंस नहीं देना, तो तब सिविल मामले के अंदर जो है एडमिशन नहीं होता। अब बड़ा अहम शुरू हुआ कन्फेशन, इकबाल जुर्म। 37 ये कहता है कि अगर कोई मामले का इकबाल जुर्म कर लें, मगर 3 कंडीशन में कर लें, इंड्यूसमेंट के तहत आकर, थ्रेट
धमकी के तहत आकर या प्रॉमिस या किसी वादे के तहत आकर अगर आप कोई जुर्म कबूल कर ले तो आपका जुर्म आपने कबूल जो किया आप उसका इनकार कर सकते हैं। वो आपका कबूल करना, इकबाल करना, आपका वो कबूल करना नहीं कहलाएगा। मुझसे किसी ने कहा मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें छुड़वा लूँगा, तुम इस तरह करो, अदालत में जाके प्रूफ कर दो कि हाँ मान लो कि मैंने ये जुर्म किया है, मैं तुम्हें छुड़वा लूँगा। और मैंने वहाँ पर जाकर उसके प्रॉमिस की वजह से जाके कह दिया कि सर ये जुर्म मैंने किया। और उस बंदे ने बाद में जाकर मैंने तो तुमसे वैसे ही कहा था, मैंने तुमसे धोखा किया। अब मैं अदालत में जाके मुकर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि हाँ जज साहब इसने मुझे जो है वादा किया था, इसके वादे की बुनियाद के ऊपर मैंने तो कबूल किया है। तो उसका मेरा किसी के वादे की बुनियाद पर आके कबूल करना या धमकी के तहत किसी ने मुझे कहा हो, थ्रेट दी हो कि मैं तुम्हारे बीवी बच्चों को, तुम्हारे घर वालों को, बहन भाइयों को मार दूंगा वरना तुम क्या नाम है ये जुर्म कबूल कर लो, तो उसके अंदर कोई मैंने मजबूरी के अंदर आकर, ये इंड्यूसमेंट में आकर, मैंने इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस, इन तीन में आकर अगर मैंने कोई जुर्म कबूल किया तो मेरा वो कबूल करना नहीं कहलाया, वो कन्फेशन नहीं बनता। आगे कहा कि कन्फेशन इन पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड। अगर मैं पुलिस के सामने जाकर, देखो 38 है पुलिस के सामने बिफोर पुलिस और 39 है इन दी कस्टडी ऑफ पुलिस, दोनों में फ़र्क है। 38 ये कहता है मैं किसी पुलिस के सामने खुद जाके बयान दे दूं, पुलिस ने मुझे अरेस्ट नहीं किया, मैं खुद जाता हूं, मुझे पता चलता है कि पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेगी, उससे बेहतर कि मुझे मारेगी, पीटेगी, मुझे मेरी इंसल्ट करेगी, मैं खुद अदालत उसमें जाके थाने में जाके बयान दे देता हूँ कि मैंने क्या नाम है ये जुर्म किया है, और बाद में अदालत जाके मुकर जाता हूँ, तो मेरा पुलिस के सामने बयान देना कोई मैंने नहीं रखता, कोई अहमियत नहीं रखता, वो बयान मेरे खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो पुलिस के सामने कोई बयान दे दे या 39 के अंदर कि मैं पुलिस की कस्टडी में हूँ और वहाँ पर मैं ये बयान देता हूँ कि हाँ मैंने ये जुर्म किया है, तो फिर मैं अदालत में जाकर अगर उस बात से फिर जाऊँ, मुकर जाऊँ कि मैंने तो क्या नाम है ऐसा नहीं कहा, मुझ पर तो प्रेशर था इनका, तो मेरा वो बयान जो मैंने पुलिस के सामने दिया या पुलिस की कस्टडी में दिया वो मेरे खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकता। मगर 39 में एक चीज़ अहम है कि अगर मैंने मजिस्ट्रेट के सामने वो बयान दिया और तमाम लवाजमात पूरे किए, मजिस्ट्रेट ने मुझसे तसल्ली की, फिर मैंने बयान दिया, वो बयान मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। मगर आगे इसमें और भी छोटे छोटे नुक्ते हैं, वो तो LLB में जाके देखेंगे कि मजिस्ट्रेट के सामने भी आप बयान देकर आप मुकर सकते हैं कि मैंने इस तरह नहीं किया था, ठीक है, वो आगे के बात है कैसे, मगर लॉ गेट में इतना कीमती नहीं। अब यहाँ पे 39 के अंदर जो एक है वो ये कि गांव का हेड जो है वो क्या मजिस्ट्रेट होता है? हाँ, गांव का हेड मजिस्ट्रेट तब हो सकता है जब CRPC ने उसको ताकत दे दी हो मजिस्ट्रेट की। ये पूछ सकता है आपको 39 के तहत कि अगर कोई शख्स गांव के मजिस्ट्रेट, गांव के हेड के, तो गांव का जो हेड होता है, गांव का सरबराह होता है, नंबरदार जो होता है, उसके सामने जाकर कोई बंदा बयान दे देता है कि हाँ मैंने ये जुर्म किया है, तो क्या वो मजिस्ट्रेट की कैटेगरी में चला गया? हाँ, अगर उस नंबरदार को, उस गांव के हेड को CRPC ने ताकत दी थी कि वो बतौर मजिस्ट्रेट के तौर पे काम कर रहा है, तब उसके सामने भी इकबाल कर लेना कन्फेशन कहलाएगा, ठीक है। 40वां है कि हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अक्यूज्ड मे बी प्रूव्ड। एक मुजरिम से किस हद तक जो इंफॉर्मेशन ली जाती है वो प्रूफ की जा सकती है। देखो ये एक टेक्निकल सा पॉइंट है, ये केस लॉ है, ठीक है, इसके मुतालिक बहुत से केस लॉ हैं, तो मैं आपको इसमें सिर्फ ये बता देता हूँ कि ये पुलिस का टेक्निकल मामला है। इसके अंदर ये होता है कि अगर हमने देखो पुलिस के सामने बयान दिया या पुलिस की कस्टडी में बयान दिया, हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं हुआ, मगर पुलिस एक इसका उल्ट कर सकती है। वो ये कर सकती है कि पुलिस ये नहीं कहेगी कि सर इसने अपना जुर्म इकबाल किया, कन्फेशन किया, बल्कि एक लफ्ज़ इस्तेमाल करेगी, इसने डिस्क्लोज किया, इसने इंकशाफ किया, इसने मुझे बताया कि मैंने फलां जगह पे हथियार कत्ल का छुपाया था, जब मैंने उस जगह पे गई मुझे वो हथियार बरामद हुआ। इसने कहा था जो खून से लदे हुए कपड़े थे वो मैंने फलां जगह पे छुपाए, वहाँ से वो हुए। अब हमें तो ख्वाब नहीं आया था, इसने जो जो हमें बताया वो सारा का सारा साबित हो रहा है। तो अब ये वाली जो टेक्निकल पॉइंट उन्होंने जो इंकशाफ किया है वो मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है कि बेशक मैंने इकबाल जुर्म नहीं किया, मगर जो मैंने उनको बातें बताई और उसके बुनियाद पर वो चीज़ें साबित होती जा रही हैं, तो जो जो मैंने बताई और जो साबित हो रही है वो मेरे खिलाफ इस्तेमाल होंगी, वो कन्फेशन बन जाएंगी, मैं उससे मुकर नहीं सकता। अच्छा, हम आगे देख रहे हैं कि 41वां, कन्फेशन मेड आफ्टर रिमूवल ऑफ इंप्रेशन काज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस रेलिवेंट। जो हमने 37 के अंदर पढ़ा था
कि अगर कोई शख्स वादे के अंदर, प्रॉमिस में आके, थ्रेट में आके या इंड्यूसमेंट में आके कोई जुर्म इकबाल कर लेता है तो वो जुर्म नहीं, उसका जुर्म जो उसने इकबाल किया वो इकबाल जुर्म नहीं हुआ। मगर यहाँ पे ये कहा गया अगर वही 3 मामले, इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, अगर जो उसने ये किया था ये वाली मजबूरी दूर कर दी जाए तो फिर जो उसने इकबाल जुर्म किया तो क्या वो इकबाल जुर्म होगा? हाँ, वो जुर्म होगा। कि अगर इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस की जो वो प्रेशर था, वो जो मजबूरी थी, वो दूर हो जाए और फिर कोई कन्फेशन है तो वो कन्फेशन कहलाएगा। 42वां है कि कन्फेशन अदरवाइज रेलिवेंट नॉट टू बिकम इररेलिवेंट बिकॉज ऑफ प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी। इसमें यह कहा गया कि अगर कोई टेक्निक के ज़रिए से किसी से कोई जुर्म उगलवा ले और वो जुर्म को कबूल कर ले, यानी नशा देकर, नशे की हालत के अंदर वो बंदा बैठा और उसने कोई नशे की हालत में कह दिया कि हाँ मैंने ये जुर्म किया है और साबित हो जाता है कि सच बोल रहा है, या किसी बंदे ने धोखे से ये कहा कि मैं तुम्हारी बात भाई नहीं बताऊंगा, तुम बताओ ये बाकी जुर्म तुमने किया, उसने कहा देखो किसी से नहीं बताओगे, उसने कहा नहीं, और उसने उसकी बात पे यकीन करके जो है वो आगे बात कर ली और हाँ उसको कबूल कर लिया, तो वो वाली बात जो उसने धोखे के ज़रिए किसी से पूछी गई, नशे की हालत में पूछी गई या सिक्रेसी के ज़रिए पूछी गई, किसी भी टेक्निक के ज़रिए से कोई बात पूछ ली जाए तो वो बंदा अगर उसको इकबाल कर लेता है, उस इकबाल जुर्म कर लेता है, तो वो अदालत में जाके ये नहीं कहेगा कि जज साहब इसने तो मुझसे धोखे से पूछी थी इसलिए मैंने बता दी। नहीं, जैसे भी पूछी गई तुम्हारा उसको इकबाल कर लेना, उसको तस्लीम कर लेना, तुम्हारा तस्लीम ही है, तुम्हारा इकबाल जुर्म ही है, कन्फेशन ही है। बेशक कि किसी ने धोखे से पूछी या नशे की हालत में पूछी तो उसमें ये कहा गया। 43वां है कि कंसीडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड अदर जॉइंटली अंडर ट्रायल ऑफ द सेम ऑफेंस। इसमें यह कहा गया कि एक जुर्म के अंदर 4-5 बंदे, एक जुर्म के अंदर उनका एक ही ट्रायल चल रहा है, उन 5 ने मिलकर एक जुर्म किया, 5 ने मिलकर डकैती डाली, तो अगर उनमें से एक बंदा इकबाल जुर्म कर लेता है, फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूं उन 5 में से कि जी हमने डकैती सब ने डाली है, तो क्या मेरा इकबाल जुर्म कर लेना की वजह से उनका भी इकबाल जुर्म बन जाएगा? नहीं, मेरा इकबाल जुर्म करना मेरा ही इकबाल जुर्म है, मुझे सज़ा दे दी जाएगी, मगर उनको सज़ा नहीं दी जाएगी। मगर हाँ, जो मैंने उनके लिए भी कहा कि उन्होंने भी की थी, तो उनके लिए वो कॉरोबरेटरी एविडेंस बन गया, यानी मेरे इकबाल जुर्म जो है वो मेरा ही इकबाल जुर्म है, उनकी तरफ से इकबाल जुर्म नहीं है। मगर जो मेरा इकबाल जुर्म कर लेना, मुझको तो सज़ा मिल गई इकबाल जुर्म की कि मुझे जज साहब ने कहा कि ठीक है आपको सज़ा दे दी जाए क्योंकि आपने इकबाल जुर्म कर लिया, मगर उनको मेरे इकबाल जुर्म की बुनियाद पर सज़ा नहीं दी जाएगी। हाँ, उनके खिलाफ अब सबूत पक्का हो गया, कॉरोबरेटरी एविडेंस हो गया कि नहीं, उसने जो अपने आप के लिए मान लिया है तो ये तो उसके कोई इतने लाडले तो नहीं है कि इनको उस फंसाना ना चाहता, तो ये भी उसके साथ शामिल थे, तो उन पे अदालत का शक जो है वो पक्क में कन्वर्ट हो जाता है। आगे है 44, अक्यूज्ड पर्सन टू बी लाइएबल टू क्रॉस एग्जामिनेशन। जो मुजरिम होगा चाहे वो कंप्लिस भी क्यों ना, आपसे ये पूछ सकता है कि अब कंप्लिस भी, उसको भी क्रॉस एग्जामिनेशन से गुजारा जाएगा? आप कहेंगे हाँ, कोई भी मुजरिम चाहे वो अकम्प्लिस ही क्यों ना हो, वो लाइएबल है क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए। 45, ये 45 जो यहाँ तक 44 तक जो है कन्फेशन ख़त्म हो गया। 45 का ताल्लुक जो है वो एडमिशन से है, जो हमने वहाँ पे देखा था। 30 से 36 तक देखा था, मैं कहा था कि 36 के बाद 45 भी जो है वो एडमिशन से ताल्लुक़ रखता है। यहाँ पे लिखा एडमिशन नॉट कंक्लूसिव प्रूव्ड बट मे स्टॉप। एडमिशन जो है को तस्लीम कर लेना, सिविल मामले में किसी मामले को तस्लीम कर लेना जो है वो स्टॉपर लगा देता है। स्टॉपर किसको कहते हैं? मैंने ये कहा कि ये मोबाइल मेरा है और मैं इसको बेचना चाहता हूँ, ये मोबाइल मैं 1000 में बेचना चाहता हूँ, जबकि ये मोबाइल फॉर एग्जांपल 10,000 का है, और एक बंदे ने कहा हाँ ये 1000 का मुझे मिल रहा, वो गया, उसने कहीं से उधार पैसे पकड़े, मेरे पास आया, शाम को आया और मुझे कहा ये मुझे मोबाइल दो। इसी दौरान कोई और बंदा आया, उसने कहा भाई तुम 1000 का क्यों बेच रहे हो, मैं तुम्हें 7000 पे देता हूँ। तो जब मैं उसको दे रहा हूँ तो वो बंदा जो जिससे मैंने सुबह वादा किया था वो आके कहे कि जी आपने मुझसे वादा किया था। मैं उसको ये कहूँ भाई जिस टाइम मैंने तुमसे वादा किया था ये मोबाइल मेरा था ही नहीं, ये तो मेरी बहन का था, उसने मुझे दोपहर को गिफ्ट कर दिया, तो अब मैं इसको कर रहा हूँ। तो वो कहेगा स्टॉपर। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने एडमिशन किया था, आपने मुझे कहा था और मैंने उस पर एक्ट अपॉन किया, मैंने उस पर अमल किया, मैंने जाके पैसे उधार पकड़े, उधार पैसे पकड़ने की बुनियाद पे अब मैं आया हूं, अब आप इसको नहीं दे सकते, मुझे देंगे। तो किसी का कोई बात एडमिशन कर लेना स्टॉपल को क्रिएट करता है।
आगे है, हम 46 शुरू कर रहे हैं। स्टेटमेंट बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए विटनेस। ठीक है, कि कौन से वो लोग हैं जिनको हम बतौर विटनेस जो है नहीं बुला सकते। यहाँ पे 8 लोग ऐसे दिए हैं कि जो अगर वो उनके जो मामलात होंगे, जो 8 लोग हैं उनके जो मामलात हैं वो बतौर हम कैसे लेंगे कि स्टेटमेंट बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए विटनेस, ऐसे लोग 8 कि जिनको हम बतौर विटनेस नहीं बुला सकते। तब हम क्या करेंगे? ये वो 8 लोग हैं कि जिनको हम बतौर विटनेस नहीं बुला सकते अदालत में, या तो वो मर चुके हों, या गैब हो चुके हों, या अदालत को पता चले कि उनको बुलाना अदालत के लिए बड़ा महंगा पड़ जाएगा, इतना खर्चा हो जाएगा, वक्त का ज़्या होगा, या केस डिले हो जाएगा। ये वो उन 8 लोगों की फहरिस्त है कि पहला है कि व्हेन इट रिलेट टू काज ऑफ डेथ। ठीक है, कि उस लोगों का जो स्टेटमेंट जो होगा, इसमें यानी 46 में ये कहा गया कि ये 8 लोग अपना अगर कोई बयान दें, ये वो हैं कि जो अदालत में ना बुलाए जा सकते हो, तो इनका बयान जो है वो रेलिवेंट होगा, इनका बयान काबिल कबूल होगा, रेलिवेंट होगा। ठीक है, यानी ये 8 लोगों का बयान रेलिवेंट होगा। कौन सा? एक है 46(1) डाइंग डिक्लेरेशन। मरते वक्त अगर कोई शख्स अपना बयान दे दे कि मुझे किसने मारा है। ठीक है, हम डाइंग डिक्लेरेशन में जाके बाद में LLB में देखेंगे। यहाँ पे क्योंकि काफ़ी सारी जिसके सेक्शन है, मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आज पढ़ा दी जाए, मगर आज हो नहीं सकती। क्यों कि 45 मिनट तक की जो है, 41 मिनट तक की यहाँ पे हो चुकी है। हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको 10 मिनट और देखेंगे, 10 मिनट में जितनी पढ़ी जा सकती है फिर आज उतनी हो जाएगी, फिर कल जो है वो बाकी मजीद हम आगे देखेंगे। तो 46 में क्या कहा गया कि मरते वक्त कोई शख्स बयान दे दे, डाइंग डिक्लेरेशन कर दे कि मुझे इसने मारा है, अपनी मौत के मुतालिक कोई बयान दे, किसी और का बयान ना दे कि फ़लाँ जायदाद के कागज़ वहाँ रखे हैं, फ़लाँ ने फ़लाँ के साथ के, नहीं, अपनी मौत का बयान दे कि मुझे इसने मारा है, तो उसका जो बयान है वो भी काबिल कबूल रेलिवेंट होगा। तो पहला है डाइंग डिक्लेरेशन। दूसरा है कि डायरी और एंट्री, अगर कोई शख्स जो है वो अपने कोर्स ऑफ बिजनेस के तौर पर कोई चीज़ डायरी लिखता है, एंट्री कोई करता है किसी रजिस्टर में, तो वो भी रेलिवेंट होती है। तीसरा है कि अगेंस्ट मेकर, हर वो चीज़ के जो कोई बंदा लिख रहा है या उसको कुछ कर रहा है, वो उसके खिलाफ जा सकती हो, तो वो भी रेलिवेंट होती है। मैंने क्या कहा, केस ज़हन में याद रखना कि ये वो पर्सन है कि जो अदालत में नहीं बुलाए जा सकते तब। ठीक है। चौथा जो है कि अगर कोई अबाउट इंफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक राइट या कस्टम, कोई बंदा ऐसे मामलात को लिखता है जिसका ताल्लुक लोगों के राइट से हो, कस्टम रस्म रिवाज से हो, उनके हकूक़ से हो, आम जनरल इंटरेस्ट का मामला हो, तो वो भी रेलिवेंट होते हैं आपसे। और फिर 5वां के ब्लड रिलेशन के तौर के ऊपर कोई ये बताए कि इनका इससे ये खूनी रिश्ता है, ये वाला रिश्ता है, अगर किसी की ये वाली बात है और वो शख्स अदालत में ना बुलाया जा सकता हो, तो उसकी ये बात, कही गई बात, लिखी गई बात, ये रेलिवेंट होगी। छठा में है कि अगर कोई विल हो, कोई वसीहत हो, या किसी ख़ानदान के अंदर ये कि इस शख्स का किससे क्या ताल्लुक़ था, ठीक है, तो वो भी रेलिवेंट है, चाहे वो शख्स अदालत में ना बुलाया जा सकता, उसका लिखना रेलिवेंट है। 7वां है कि 26(a) के तहत हमने जो पढ़ा था कि हाँ, जिसके अंदर कोई रस्म व रिवाज, कोई किसी का हकूक़ दे सकते हों, रस्म व रिवाज किसी से हकूक़ छीन सकते हों, वो वाला भी कोई वाक़या लिखा हुआ हो, तो वो भी रेलिवेंट होगा। ठीक है। और 8वां है कि फीलिंग ऑफ सेवरल पर्सन, कुछ लोगों की फीलिंग है किसी वाक़ये के मुताबिक, उन्होंने फीलिंग का इजहार कर दिया लिखने की शक्ल में या कैसे भी, और वो शख्स जो है कि अब वो जो उनकी फीलिंग्स हैं वो भी रेलिवेंट है। इस 8 के 8 केस को क्या है, बस ये क्लियर कर लो, ये 8 वो लोग हैं कि इनकी बातें रेलिवेंट होंगी, इनकी लिखी हुई बातें, कई बातें रेलिवेंट होंगी। क्यों कि ये 8 वो लोग हैं कि अगर ये मर जाएं या गुम हो जाएं तो इनकी ये बातें काम आएंगी, यानी इनकी बातें, ये शख्स जिन्होंने ये बातें कर दी और वो अदालत में ना आ सकते हो, मर गए हों, गुम हो गए हों या बहुत दूर रहते हों, तो इनकी बातें काम आ सकती, रेलिवेंट बन सकती। इसमें ये कहा गया, ये कंसेप्ट क्लियर करना। सैंतालीस में ये कहा गया कि क्या पहले की गवाही बाद की कार्रवाई में काम आ सकती है? हाँ, अगर पार्टियां एक जैसी हों और जो उसने पहले बयान दिया था
उस पे मुखालिफ पार्टी को, मुखालिफ वकील को जरा का हक दिया गया था। तो जो पहले किसी ने शख्स ने बयान दिया हो, दोनों पार्टियां सेम हों, और जो उसने बयान दिया हो और जो बयान दिया था उस पर जरा का हक, क्रॉस एग्जामिनेशन का हक मिला था मुखालिफ वकील को, तो पहले की कही हुई बात बाद की कार्रवाई में इस्तेमाल हो सकती, इसमें यह कहा गया, तो वो रेलिवेंट होगी। पहले वाली जो बात की होगी वो रेलिवेंट होगी बाद के केस में। आगे है कि स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस में कोई जो बातें की गई होंगी, जो बयान दिए होंगे, वो क्या होंगे। ठीक है, वो क्या कहता है कि 48 में ये कहा गया कि इंट्रीज इन बुक ऑफ अकाउंट व्हेन रेलिवेंट, किसी ने अपनी अकाउंट की, खाते की किताब में कोई बात लिख दी, क्या वो रेलिवेंट है? हाँ, वो रेलिवेंट है। मसलन मैंने अपने खाते में लिखा फलां बंदे ने मेरे इतने पैसे आज मुझसे लेके गया, ये इतना सामान उठा के गया, तो मेरा वो खाते में लिख देना, मेरा खाता काम आ जाएगा, मेरा खाता रेलिवेंट है। रेलिवेंट का हम जो पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, 18 से 69 तक ये सारा रेलिवेंट। हम इसमें पढ़ क्या रहे हैं? हम जब से पढ़ना शुरू किया आज की वीडियो में आगे तक जो पढ़ते जा रहे हैं, हम ये पढ़ते जा रहे हैं कि जो जो बातें हैं ना, ये सारी की सारी बेशक के असल वाकया नहीं है, मगर ये सब की सब काम आती हैं, ये रेलिवेंट है, ये वाक्य से ताल्लुक रखती है, हम ये कह रहे हैं बस। अर्थात तो जो मेरे खाते में मैंने लिखी थी वो खाता मेरा काम आ जाएगा, एंट्री बुक मेरी काम आ जाएगी। मगर आपसे पूछ सकता है कि क्या वो एंट्री बुक अलोन सफिशिएंट एविडेंस है? सिर्फ वो खाते में लिख देना ही काफ़ी है कि उस बंदे को हम सज़ा दे देंगे? नहीं, वो सफिशिएंट नहीं। ये पूछता है, ठीक है, कि वो सफिशिएंट नहीं है। 49 के अंदर कहा गया, 49 में कहा गया कि अगर किसी शख्स ने, कि रेलिवेंसी ऑफ एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड मेड इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, अगर किसी पब्लिक ऑफिसर ने, पब्लिक मुलाजिम ने अपनी ड्यूटी के दौरान कोई बात लिखी, ठीक है, कोई रिकॉर्ड लिखा, तो उसका रिकॉर्ड भी रेलिवेंट होता है। ठीक है, और आपसे पूछ सकते हैं कि उसका रिकॉर्ड क्या मुकम्मल रेलिवेंट है? आप कहेंगे हाँ, इट्स सेल्फ रेलिवेंट। ठीक है, वो खुद बे खुद एक रेलिवेंट फैक्ट बन जाता। ऊपर तो ये था ना कि हाँ वो पक्का सबूत नहीं है, मगर यहाँ पे अगर किसी पब्लिक मुलाजिम ने कोई चीज़ लिखी अपनी ड्यूटी के दौरान, ड्यूटी सर अंजाम देते वक्त लिखी, तो वो क्या होगी? वो पक्की रेलिवेंट है। 50 में कहा गया कि रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट इन मैप, चार्ट एंड प्लान, अगर कोई चार्ट है, प्लान है, नक्शे वगैरह हैं, ठीक है, ये अगर फेडरल गवर्नमेंट, यहाँ पे 50 में ये अहम है कि फेडरल गवर्नमेंट ने या प्रोविंशनल गवर्नमेंट ने, सूबाई गवर्नमेंट ने या वफाकी गवर्नमेंट की, अगर वो तहवील में, उनकी निगरानी में वो हुए हों, तो वो सब के सब रेलिवेंट होते हैं। नक्शे वगैरह छपते हैं अगर उनकी निगरानी में हुए हों तो 50 में उनकी निगरानी बड़ी अहम है। ठीक है, 51 में रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर कंटेन्ड इन सर्टेन एक्ट आर नोटिफिकेशन, हकायक जो अवामी नोयत के हों, अगर कानून साज या गज़ट में हों तो रेलिवेंट फैक्ट है। यानी ऐसे मामला जो अवामी नोयत के हों, ठीक है, अगर कानून साज इदारे ने लिखे हों या गज़ट के अंदर आए हों, वो सब के सब रेलिवेंट होते। 51 में ये कहा गया। 52 में ये कहा गया कि रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू एनी लॉ कंटेन्ड इन लॉ बुक्स, किसी भी जो कानूनी किताबों के अंदर कोई बात लिखी हो, किसी भी मुल्क की कानूनी किताबों के अंदर जो कोई ख़ास लॉ लिखा हुआ है, ख़ास लॉ से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन दी है, वो सब की सब रेलिवेंट होती है। ठीक है, 53 है हाउ मच ऑफ स्टेटमेंट टू बी प्रूव्ड, 53 में ये कहा गया किस हद तक जो है स्टेटमेंट हम प्रूव कर सकते हैं। लंबी लंबी अगर कोई बातें हों ख़तो किताबत में, लंबे लंबे बयानात हों, तो हम किस हद तक वो बयान कोर्ट के सामने पेश करेंगे। तो सिर्फ इतना फार्मूला इसमें देख लें, जिस हद तक कोर्ट को पूरा समझ आ जाए कि ये क्या बात है। दो बंदों ने ख़त बैठ के लिखा, उसने कहा मैंने ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, आपस में लगे हुए हैं। अब हम किस हद तक उन ख़त की बात का पूरा ख़त पढ़कर सुना देंगे कि इन्होंने इतने सालों से जो ख़त लिख रहे हैं? नहीं, सिर्फ वो मोटी मोटी बात कि जो अदालत को समझा दे, क्लियर कर दे कि इन ख़त में ये करना क्या चाहते थे, ये ख़त क्यों जुर्म का सबब बना। ठीक है, तो वो बात जो अदालत को समझा दे कि क्या कहना चाहते थे, ये ख़त जुर्म का सबब क्यों बना, इसके ज़रिए क्या हुआ, तो वो उतनी हद तक हम उनको समझाएंगे। तो आज हमने
53 तक देखा। देखें, एक वीडियो के अंदर हम रिकॉर्ड करवा सकते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा आपको एक किताब एक वीडियो में रिकॉर्ड करवा सकते हैं। हम तो बल्कि इस तरह करते हैं कि एक दिन के अंदर 5-5 किताबें पढ़ाते हैं, ठीक है। हमारे शहर में अल्लाह ताला की फजल व करम है कि हम मशहूर हैं कि अगर कोई टीचर को ये लगे कि ये बच्चा कमज़ोर है, पेपर में 3 दिन भी रहते उसने कभी कुछ नहीं पढ़ा, हमारे पास भेजते हैं, ये आप हमारे शहर से पता कर सकते हैं, तो वो क्या कहेंगे कि नहीं, इसको आसिफ ट्यूशन सेंटर भेज दो। वो इस इमरजेंसी केस को 3 दिन में पकड़ के भी उसको तैयारी करवाते। ऐसे ऐसे बच्चे भी थे कि जो सऊदी अरब रहते थे, यहाँ पर आए और आने के बाद उसने ये कहा, सर 1 हफ्ता रहता, हमने कभी किताब छू कर भी नहीं देखी, मगर हमने दाखिला भर दिया था, हमने पहले आना था, मगर हम लेट हो गए, तैयारी करवा दें। तो हमने उनकी भी तैयारी कराई, अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गए। मगर ला गेट इज़ ला गेट, ये आम इम्तहान नहीं है। ये इम्तहान क्या है? ये आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है और ज़िंदगी आबाद भी कर सकता है। सिर्फ 5 चांस है, तो उसमें रिस्क नहीं लेना। हम किसी के मुस्तकबिल से नहीं खेलना चाहते। हमें अल्लाह से डर लगता है कि हम अगर सरसरी तौर पे पढ़ा देंगे और वो बंदा हम पे एतबार करके अगर पेपर आगे दे के आ जाएगा तो हम तो मारे गए, ठीक है, उस बंदे का मुस्तकबिल बर्बाद हो गया। अपनी तरफ से फुल कोशिश करते हैं कि नहीं, बेशक के 3 सेशन में वीडियो बन जाए, जितनी बना रहे हैं, अगर उसको वो समझ आ गई और अल्लाह ने ऐसा किया कि जो उसको समझ आ गया उसी में से उसका पेपर आ गया, तो उसके तो देखो अच्छा उसके लिए हो गया ना, उसकी पूरी ज़िंदगी जो है बन गई। तो इसलिए मेरे भाई ये वाला चक्कर ना देखना कि हाँ ये हमें एक ही वीडियो के अंदर पढ़ा दे या 2 वीडियो पढ़ा दे। हमारी भी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, मगर ये कि अपने मुस्तकबिल से ना खेलें। 2 वीडियो देख लेंगे, क्या हो जाएगा, 1 घंटा ज़्यादा लग जाएगा, मगर आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, ठीक है। तो अपने मुस्तकबिल से ना खेलें। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने 18 से लेकर आर्टिकल से 53 तक देखा, मगर 18 से 69 तक क्या कहता है कि वो वाले फैक्ट के रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, वो वाले मामलात के जो असल वाक़े से मुंसलिक हों, वो सब के सब अहम होते। हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि क्या नक्शे चार्टर वगैरह दिए हो ये अहम है, हम कहेंगे ये अहम है, ठीक है। किसी का मरते वक्त कोई बयान दिया हो अहम है, हाँ वो अहम है। किसी ने जहाज़ के कप्तान ने कोई लिखा हो वो अहम है, वो भी अहम है, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें हमने क्या देखी कि जो असल वाक़े से हटकर जो है वो सारी की सारी अहम होती हैं। बस ये हम पढ़ते जा रहे हैं 18 से 69। बस अपने जहन में ये टिप बिठा लेनी है कि 18 से 69 जब भी आए आपने क्या कहना है कि ये सारा का सारा रेलिवेंट है, ठीक है। बस इतना हमारे में दुआ करना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम व सल्लु अलैहि। अल्लाह हाफिज़।